So in today's discussion, we are gonna do a lot of numericals from the chapter mole concept and stoichiometry. So let's begin with the first question. So यहाँ पे कह रहे हैं कि 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड with 200 centimeter cube of pure oxygen at similar temperature and pressure. The mixture is then ignited, and they have given the equation or the reaction. Calculate the composition of resulting mixture if it is cooled to initial room temperature and pressure. तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप रिएक्शन लिखोगे, एंड दिस इज वेरी इजी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. It's a balanced reaction, CO2 plus 2H2O. तो इसका देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है. ये तो खैर लिक्विड है क्योंकि इसको कूल किया गया है. तो जब भी हम गैलोसेक्स लॉ लगाते हैं तो वो सिर्फ गैसेस पे ही लगाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और इसके लिए आप नील लिख सकते हो, ठीक है. इसके वॉल्यूम को हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, हम सिर्फ गैसेस के वॉल्यूम को ही लेंगे. तो ये तो इसका स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है. बट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन. हमारे पास मीथेन कितनी है, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मीथेन कितनी है, मीथेन इज 80 सीसी. और ऑक्सीजन कितनी है, 200 सीसी. ऑक्सीजन इज 200 सीसी. सो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर इफ इट इज कूल्ड. तो इसमें हमें समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी फॉर्म होगी. तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इन अ रिएक्शन. if a certain chemical or the reagent is completely used, then that is known as limiting reagent. इस क्वेश्चन के थ्रू हम लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन is a part of reactant, so it needs 2 volume of oxygen. 1 volume of methane needs 2 volume of oxygen. What does it mean? अगर हमारे पास 80 सीसी मीथेन है तो 80 सीसी मीथेन को कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 160. 1 वॉल्यूम है तो इसको 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए. तो अगर 80 सीसी मीथेन है तो इसको कितना चाहिए, 160, जस्ट डबल ऑफ 80, 160 सीसी ऑक्सीजन चाहिए. लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन है कितनी, हमारे पास ऑक्सीजन है 200 सीसी. तो इसका मतलब 80 सीसी ऑफ मीथेन इज गोना रिएक्ट विथ 160 सीसी ऑफ ऑक्सीजन. तो 80 सीसी और ये 160 सीसी के साथ रिएक्ट करेगा. तो क्या इसने पूरी की पूरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, नहीं. इसने सिर्फ 160 सीसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एंड 40 सीसी ऑक्सीजन इज लेफ्ट. तो पूरी तरह से कंज्यूम कौन हुआ है, मीथेन या फिर ऑक्सीजन, मीथेन. तो मीथेन अगर कंज्यूम हुआ है तो मीथेन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रीएजेंट. तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है अगर ये मीथेन लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग ही हम दूसरे गैसेस के रेशियोज को या दूसरे गैसेस के वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे. अब ये जो 1 वॉल्यूम बन रहा है, अगर मीथेन 1 वॉल्यूम है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी 1 वॉल्यूम बन रहा है. इसका मतलब इफ इट इज 80 सीसी देन इट इज गोना बी 80 सीसी ओनली. हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज 160 और दिस इज 200 तो दिस आल्सो हैज टू बी 200. वी ऑलवेज गो विद द लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि ये पूरी तरह से कंज्यूम हुआ है, बल्कि ऑक्सीजन अभी भी इन द गिवन कंटेनर इट इज स्टिल रिमेनिंग. तो अभी देखते हैं हर एक गैस का इवैल्यूएशन करते हैं कौन कितना बचा हुआ है. तो मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है, तो कुछ भी नहीं बचा मीथेन. ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन पहले हमारे पास 200 सीसी था, लेकिन उसका 160 सीसी यूज हो चुका है. सो द आंसर इज 40 सीसी. एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो इसका 80 सीसी फॉर्मेशन हुआ है. एंड वाटर, तो वाटर को हम कंसिडरेशन में ही नहीं ले रहे हैं. So in the given container
the gases or the resulting mixture is methane nothing, oxygen is 40 cc and carbon dioxide is 80 cc. टोटल अगर वो पूछते हैं टोटल कितने वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिमेनिंग बिहाइंड, तो आप कह सकते हो 80 प्लस 40 विच इज 120. Okay, let's move to the next question. So next question, if 6 liters of hydrogen and 4 liter of chlorine are mixed and exploded, if water is added to the gases formed, find the volume of the residual gases. यहाँ पे रिएक्शन गिवन नहीं है तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. रिएक्शन लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन ही लिखेंगे. तो H2 प्लस Cl2 कंबाइन होकर के HCl बनती है. क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं. इसको आप 2HCl करो. ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है. इसका अगर मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ HCl इज फॉर्म्ड. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास है कितना. तो 6 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन है और 4 लीटर क्लोरीन है. 6 लीटर हाइड्रोजन है, 4 लीटर क्लोरीन है. और फिर वो पूछ रहे हैं कि फाइनली क्या क्या गैसेस बचेंगी कंटेनर में. तो देखो यहाँ पे ये 6 लीटर हाइड्रोजन को 6 लीटर क्लोरीन चाहिए ना. 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन नीड्स 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज नॉट लिमिटिंग रिएजेंट, बल्कि क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे पूरा कंज्यूम हो जाएगी और हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगी? सिर्फ 4 लीटर. हाइड्रोजन सिर्फ 4 लीटर एक्चुअल कंजम्पशन. actual consumption of reactants. So 4 liter of hydrogen is being used and 4 liter of chlorine is being used. और कितना HCl बनेगी? अगर 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन यानी कि 4 लीटर ऑफ क्लोरीन यूज हो रही है तो 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बन रही है, यानी कि HCl बनेगा 8 लीटर. तो अगर पूछा जाए कि फाइनली कंटेनर में कितनी गैसेस बची हैं, तो देखो हाइड्रोजन जो है वो पहले 6 लीटर थी, 4 लीटर कंज्यूम हो गई है, तो कितनी बची है? 6 लीटर माइनस 4 लीटर, आंसर इज 2 लीटर. क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन है ही नहीं, 0, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है. और HCl की यहाँ पर बात करें तो वी ऑल्सो हैव टू यूज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. और क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से और ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि फाइनली एक्सप्लोजन के बाद वाटर इज एडेड टू द गैसेस फॉर्म्ड. तो अगर वाटर ऐड किया गया इन गैसेस में तो HCl तो पूरी तरह से सॉल्युबल है, वो तो डिसॉल्व भी हो जाएगी. तो HCl भी कुछ नहीं बचेगी. फॉर्म होगी 8 लीटर, बट इन्होंने पूछा है बचेगी कितनी. रेजिडुअल गैसेस की बात की है, तो यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो मोर HCl. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ammonia may be oxidized to nitrogen monoxide in the presence of a catalyst according to the following equation. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं और ये जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है and this is 5O2. This is oxidation of ammonia basically, which you get to study in the ammonia chapter, and plus 6H2. हमेशा हम बैलेंस्ड रिएक्शन से ही या बैलेंस्ड इक्वेशन से ही डील करेंगे. If 27 liter of reactants are consumed, मतलब 27 liter of reactants consumed हुए, total reactants consumed is equal to 27 liter. इतने रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, बट ये नहीं बताया उसने कि अमोनिया कितनी कंज्यूम हुई है, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है, बट टोटल कितना कंजम्पशन है वो बताया 27 लीटर. और इसके बाद हमें बताना है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन ऑलवेज गो विद द गैलोसेक्स लॉ, यानी कि 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज गोना रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 4 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं. अब यहाँ पे हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि अमोनिया का वॉल्यूम कितना है और एग्जैक्ट वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है. तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, हमें ये तो पता है ना कि अमोनिया और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वॉल्यूम वाइज वो 4:5 है. तो वी कैन
apply the ratio वाला concept and we can write down like 4x plus 5x is equal to 27. Total amount is 27. इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. So this is 9x is equal to 27. तो x is equal to 3. So if x is equal to 3, so 4x is the amount of ammonia and 5x is the amount of oxygen. So can I say that 4 into 3, which is 12 liter of ammonia is reacting with 5 into 3, 15 liter of oxygen and forms how much liter of NO. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. अब इसको ध्यान से देखना कि 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज रिएक्टिंग विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि देखो 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज रिएक्टिंग विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. So 1 volume of ammonia will react 5 by 4 volume of oxygen. तो हमारे पास है कितना? हमारे पास तो टोटल 12 लीटर है ना. तो 12 लीटर अमोनिया इज गोना रिएक्ट विथ ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लगेगा? 5 by 4 into 12. तो द आंसर इज 15 liter of oxygen. So 12 liter ammonia needs 15 liter of oxygen. So what does it mean? It means that 12 liter of NO is gonna be formed. क्योंकि यहाँ पे अमोनिया पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रही है, इवन ऑक्सीजन भी पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रही है. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 वॉल्यूम अगर अमोनिया का चाहिए तो 4 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म. तो आप इसी से कंपेयर कर लो कि अगर 12 लीटर है तो यहाँ भी 12 लीटर बनेगी. आपको ये वाला डेटा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी. ऑल्दो वी हैव डन द कैलकुलेशन, बट यू जस्ट सी 12 लीटर ऑफ अमोनिया इज रिएक्टिंग विद 15 liter of oxygen and forming the 12 liter of nitrogen monoxide. So x is equal to 3. So it means that 12 liter of ammonia is going to react with 15 liter of oxygen and forms. अगर देखो ये 4 वॉल्यूम है तो क्या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी 4 वॉल्यूम है. तो अगर ये 12 लीटर है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा वो भी 12 लीटर होगा. सो आंसर इज 12 लीटर. Next question. An organic compound X contains carbon, oxygen and hydrogen only. The percentage of carbon and hydrogen are 47.4% and 10.5% respectively. The relative molecular mass of X is 76. Find the empirical formula and the molecular formula of X. इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं. तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं. इसमें हमें एक टेबल ड्राफ्ट करनी पड़ती है एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड टेबल जिसमें कि जो सबसे फर्स्ट कॉलम होगा दैट इज द कॉलम ऑफ एलिमेंट्स. सो हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड सेकेंड कॉलम में हम इनकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं. So what is the percentage composition? It's given in the question. 47.4% कार्बन की, 47.4%. देखो यहाँ पे परसेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं पे मेंशन कर दिया ना. तो अब 47.4 लिख के भी छोड़ सकते हो. एंड दिस इज 10, हाइड्रोजन इज 10.5%. तो ऑक्सीजन कितना है? अब उन्होंने क्वेश्चन में ये क्लियर किया है कि इस कंपाउंड में यही 3 एलिमेंट है, इसके अलावा चौथा एलिमेंट है ही नहीं. तो आप क्या करोगे? 47.4 एंड 10.5 को ऐड करोगे. सो दिस इज 57.9. तो ये टोटल हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन प्लस हाइड्रोजन इज 57.9. तो 100 में से 57.9 को अगर मैं माइनस करूं, सो दिस इज 1, 2 एंड 4. तो 42.1%.
42.1% is oxygen. Now next column is atomic weight. तो एटॉमिक वेट आपको कभी भी लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है. एंड दिस इज कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, सॉरी दिस इज हाइड्रोजन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16. नेक्स्ट इज एटॉमिक रेशियो. तो एटॉमिक रेशियो में आप सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम, 47.4 डिवाइडेड बाय 12, 10.5 डिवाइडेड बाय 1 एंड 42.1 डिवाइडेड बाय 16. यहाँ पे थोड़ी मेहनत है. देखो ये तो 10.5 है, दिस इज वेरी इजी. अब 47.4 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सो 12 एंड 47.4, so this is 3 times 36, and this is 1 point, and this is 4, and then how many times? 9 times. Yes, so this is 9 times and 6 and 0, then 5 times. So ठीक है, up to 2 decimal places, that's okay. So this is 3.95. Please do this calculation by yourself. नेवर यूज द कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है. तो आपको विदाउट कैलकुलेटर ही प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि आप एग्जाम में उस प्रैक्टिस को यूज कर सको. नहीं तो अगर कैलकुलेटर से करोगे तो एग्जाम में यू विल फेस द डिफिकल्टी. 16, 42.1, so this is I believe 2 times, so 1 0 point, and this is 1. This is 6 times, right? So this is 96 and 5 0. So this is 3, so 2.63. ये कैलकुलेशन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती, जल्दी से हो जाती है, तो no need to worry. And the next column is gonna be simplest ratio. This can or cannot be the last column. So let's see simplest ratio. तो simplest ratio में हम क्या करते हैं, ये जो 3 डेटा मुझे मिले हैं इसमें से हम देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है. तो सबसे छोटा है 2.63. तो 2.63 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 2.63 से यहाँ भी डिवाइड करो, 10.5 को भी 2.63 से डिवाइड करो, और 2.63 को 2.63 से डिवाइड करो. तो ये तो 1 आएगा, नो डाउट अबाउट इट. एंड हमें देखना है कि बाकी की कैलकुलेशन कैसे जाएंगी, तो वो भी हम यहाँ पे करके दिखाते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम डूइंग कैलकुलेशन ओवर द बोर्ड. आप इसको, मैं चाहता तो इसके डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकता था कुछ कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से, लेकिन आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशन. मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आप कैलकुलेशन करो. सो डोंट यूज द कैलकुलेटर. नाउ 2.63, तो पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 263 को बेसिकली 395. अब ये तो 1 टाइम जाने वाला है, 2 टाइम तो डेफिनेटली नहीं जाएगा. सो दिस इज 263 एंड 231.02. दिस इज कंसिडर इज लाइक इट्स नियर अबाउट 250 ना. सो 250 एंड 4 टाइम्स, तो 1000, यानी 5 टाइम्स. तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोना बी बाय 5 टाइम्स. तो लेट्स चेक इट. एंड 15, 1 and 13. So yeah, this is like 5 is remainder, and इसके बाद let's say then we have to use 0. So मोटा मोटा we can use 1.5. और इसको अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे एक 0 लगा दो, डेसिमल कट करके, and then this 263 1050. So 263 5 times 1320 ना. So we can make it like 4 times. 4 times करके देखते हैं. And it's very close. So it's gonna be 3.99999 something. So we can consider it like 4, very close to 4. And this is 1. अभी देखो जब इस तरह के हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ना 1.541, तो कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन तो 1.5 नहीं हो सकते ना. तो हम इसको क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इन तीनों डेटा को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 into 2 is 3.
तो 1.5 इंटू 2 विच इज 3, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, सो आंसर इज 2. सो नाउ वी गॉट, इस क्वेश्चन में रियली वी नीड लिटिल पेशेंस. अभी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया. एम्पिरिकल फॉर्मूला. So what is empirical formula? This is C3H8 and O2. अब हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला चाहिए. तो क्वेश्चन में गिवन है that molecular weight is 76. Molecular weight is equal to 76. अब आप मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एम्पिरिकल वेट चाहिए. एम्पिरिकल वेट तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो. 3 इंटू 12, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम एम्पिरिकल वेट कैलकुलेट करेंगे, प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16. ओके, सो इसको कैलकुलेट करते हैं. 3 इंटू 12 इज 36 प्लस 8 प्लस 32. 32 and 8 is 40, and 40 and 36 is 76. So let's calculate the value of n. N is a number which is molecular weight divided by empirical weight. So molecular weight is given in the question 76. Empirical weight we just calculated 76. So n is equal to 1. So now what is molecular formula? Molecular फॉर्मूला जो हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो 1 टाइम एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम एज मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम एज एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो C3H8O2. सो दिस इज द आंसर. हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था और हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला. So this is something they are asking. A gas cylinder can hold 150 gram of hydrogen under certain conditions of temperature and pressure. If an identical cylinder with the same capacity can hold 450 gram of gas G under the same conditions of temperature and pressure, then find the vapor density of the gas G and the molecular weight of the gas G. So first sub part, vapor density they are asking. So vapor density is the comparison of a density of any gas with the density of hydrogen. तो vapor density के लिए हमें थोड़ा इसकी basic definition पे जाना पड़ेगा. So vapor density is mass of any gas of certain volume, इसका कोई भी वॉल्यूम ले लो, उसका मास एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय, अब हम हाइड्रोजन का मास लेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सेम वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम इस गैस का लिया है उतना ही वॉल्यूम हमें हाइड्रोजन का भी लेना पड़ेगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो टेम्परेचर प्रेशर इस गैस का लिया है, यानी कि इस गैस का टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम और हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम इज एग्जैक्टली सेम. अब इसके मास का रेशियो, तो मास इसका कितना गिवन है? अ गैस सिलेंडर कैन होल्ड 150 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सो 150 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और जिस भी कंटेनर में हमने होल्ड किया है हाइड्रोजन को, सेम ही कंटेनर में हम इस गैस को होल्ड कर रहे हैं. तो इसका मतलब दोनों ही गैसेस का वॉल्यूम सेम है, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द कंटेनर. तो दिस इज हाउ दिस एनी गैस विच इज गैस जी और फिर हाइड्रोजन, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है एज पर गिवन द क्वेश्चन. तो इट्स वेरी वैलिड टू राइट द मासेस लाइक दिस एंड देयर वेपर डेंसिटी इज 3. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट वेपर डेंसिटी इज 3. The next part they are asking molecular weight of G.
सो मॉलिकुलर वेट का जो फॉर्मूला होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेपर डेंसिटी, मॉलिकुलर वेट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी अगर हम मॉलिकुलर वेट जी का कैलकुलेट कर रहे हैं, जी इज अ गैस, तो वेपर डेंसिटी ऑफ जी इज 2, sorry, molecular weight is 2 into vapor density of G. So 2 into vapor density we just calculated, which is 3, and the answer is 6. So molecular weight is 6. तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट उसके लिए हमें वेपर डेंसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। जनरली हमें वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला पता होता है वो ये पता होता है, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, विच इज टोटली गुड, बट उसके बाद भी यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला एज वेल। Ammonia burns in oxygen as shown below. So this is the reaction, and 240 cc of ammonia is burnt in 300 cc of oxygen. Find out the composition of the resultant gaseous mixture at room temperature. So if I apply Gay-Lussac's law, so 4 volume of ammonia is reacting with 3 volume of oxygen, and it forms 2 volume of nitrogen. So in the question they are saying we have 240 cc of ammonia and how much oxygen we have 300 cc. तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया नीड्स 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया नीड्स, अगर 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है तो इसको 3/4 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास 240 सीसी अमोनिया है तो मुझे चाहिए ऑक्सीजन 3/4 इंटू 240 सीसी। सो द आंसर इज 180 सीसी ऑफ ऑक्सीजन. So 240 cc of ammonia needs 180 cc of oxygen. So which one is the limiting reagent? Ammonia is the limiting reagent. Why? Because we have 300 cc of oxygen, but we need 180 cc of oxygen only because we have 240 cc of ammonia given in the question. So consumption, if I talk about the consumption, then 240 cc of ammonia is gonna react with 180 cc of oxygen. So this is the consumption. And which is the limiting reagent? Ammonia is the limiting reagent. So what is the ratio between ammonia and nitrogen? 4:2, or you can say 2:1. So just half of it. If it is a 4 volume, it is a 2 volume. So if it is a 240 cc, then this has to be 240 divided by 2, which is 120 cc. So what does it mean? At the end of the reaction, no ammonia will be left. We had 240 cc of ammonia and we are left, the 240 cc of ammonia is consumed also. No ammonia is left. Remaining gases. So 0, no ammonia is left. Oxygen की बात करें तो this is 120 cc, and if I talk about the nitrogen, so this is also 120 cc. So this is how we can solve the questions which are related to limiting reagent. Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and carbon dioxide according to reaction. So we have the reaction CaCO3, and this is solid, plus 2HCl, this is aqueous, 2HCl, this is aqueous, and it gives CaCl2 plus H2O and plus CO2. This is the reaction. CO2 is the gas, H2O is the liquid. This is the gas, this is the liquid, and CaCl2 is aqueous. Now, first part, what is the mass of 5 mole of CaCO3? Relative molecular mass of calcium carbonate is 100. So molecular weight or the molecular mass of calcium carbonate is given, which is 100. तो हमें ये पता करना है कि 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा। तो हम अपना ये जो स्टैंडर्ड चार्ट है ना, इसको फॉलो कर सकते हैं।
अगर मैंने 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, if I have taken 1 mole of calcium carbonate, this I discussed in another video, video of mole concept and stoichiometry, and this video is based on the concepts only. We did not discuss any numerical. So you can go through that video and check about this chart that I'm drawing here. So CaCO3 1 mole. So इसका जो ग्राम मॉलिकुलर वेट होता है, ग्राम मॉलिकुलर वेट, और यू कैन से द वेट इज, इसका आपको मॉलिकुलर मास लिखना है और उसके आगे ग्राम लगा देना है, दैट इज इट. सो CaCO3 का जो वेट हुआ वो 100 ग्राम हुआ. इफ द मॉलिकुलर मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, then the weight of calcium carbonate is 1 mole of, if I have taken, so we can write weight of 1 mole of calcium carbonate, this is 100 gram. So now they are asking weight of 5 mole of calcium carbonate. This is equal to 5 into 100 and the answer is 500 gram. This is very easy. तो अगर आपको चार्ट बनाना आता है, if you know the how to draw this chart, इसमें 2 और भी एलिमेंट होते हैं बट उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं थी इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया. तो by using the unitary method you can easily solve it. You don't have to learn any of the formula in the mole concept. You just use this chart, follow the unitary method, get your answer over here. Next part is how many moles of HCl will react with 5 moles of calcium carbonate. So, okay, this is the first subpart. The second subpart they are saying is HCl का कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट के 5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा. तो इसमें एवोगैड्रो अगर हम प्रिंसिपल फॉलो करें तो अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया है तो आई हैव टू कंसीडर 2 मोल ऑफ HCl. तो अगर मैंने 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का लिया तो मुझे डेफिनेटली 5 into 2 which is equal to 10. तो मुझे HCl का 10 मोल लेना पड़ेगा. That's so easy. And the third subpart they are saying कि what is the volume of carbon dioxide gas liberated at STP at the same time. So they are saying at the same time. What does it mean by at the same time? यानी अगर मैं 5 मोल लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड, carbon dioxide gas, okay, sorry, I wrote other way around. This is gas and this is liquid. So कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम एसटीपी पे बनेगा. सो यहाँ पे किस तरह से कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो ये कि अगर मैंने 1 मोल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड 1 मोल, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैंने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो 22.4 लीटर एट एसटीपी, इतना वॉल्यूम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एसटीपी पे. तो अगर मैंने 5 मोल लिया, इफ आई हैव टेकन 5 मोल, सो वी हैव 22.4 into 5 and the answer is 112 liters. So this is the final answer, 112 liters. So the question is the percentage of phosphorus in the fertilizer superphosphate CaH2PO4 whole twice correct to 1 decimal point. So यहाँ पे हमें percentage ऑफ फॉस्फोरस ये कैलकुलेट करना है. सो मास ऑफ फॉस्फोरस इन 1 मॉलिक्यूल, इसका मतलब यहाँ पे 2 एटम है ना फॉस्फोरस के, हम इसको कैसे कर सकते हैं 2 into 31, P is equal to 31, it's given in the question, and divided by into 100 divided by the molecular weight of CaH2PO4 whole twice. इसका molecular weight हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. So molecular weight, this can be 40, calcium का 40 atomic weight plus 2 into hydrogen 2 into 1 plus
phosphorus 31 plus 16 into 4. So if I do the calculation, then 31 plus 2, 33, and 16 into 4, 64. So 33 plus 64. So this is 40 plus 2 into 97. And 2 into 97 is, so 40 plus 194 and 432. So 234 AMU. So we can have 234 over here. So this is 31 divided by 117 into 100. So here we need to do the calculation. So 117, 3100, and how many times? 2 times. So this is 234 and 6, then 7, and then 0. Now how many times? I believe 6 times. Then 702, and this is 8. This is 5. Then point 0, how many times? 4 times, not 5 times, 4 times, and 4. So this is 2, and this is 1, this is also 1, and then 0. And this is gonna be, I believe, 6 or maybe 7, 8, 9. Yeah, this is 9 times. So we have to go up to the 1 digit of decimal. So we can write 26.5%, rounding it off 49, so we can write 5.5.